हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पर परागण की विधियाँ। इससे पहले के टॉपिक में हम देख चुके हैं कि पर परागण क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको पर परागण के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी विधियाँ। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो पौधे होते हैं और उस पर क्या होते हैं, पुष्प लगे होते हैं। ठीक है, हम बना देते हैं, इसका नाम ए देते हैं। दूसरा पौधा हम ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस पर भी पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों पौधों पर पुष्प लगे हुए हैं। अब देखिए, जो ए पौधा है उस पर जो पुष्प लगा है वहां से पुंकेसर से परागकण जो है निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं पर परागण। ठीक है, न किसी एक पौधे के पुष्प से परागकणों का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं पर परागण। ठीक है, तो अब ये परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर कैसे जाएगा, उसके लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी। उसी के आधार पर परागण को तीन वर्गों में बांटा गया। एक तो ये परागकण वायु के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, एक पौधे के पुष्प से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक या तो वायु से जा सकते हैं, या तो जंतुओं से जा सकते हैं, या फिर जल से जा सकते हैं। ठीक है, जल के माध्यम से जा सकते हैं। तो इसके आधार पर हम पर परागण को तीन वर्गों में बांटे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कुछ साधनों अर्थात माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल हो गया, जंतु हो गया, वायु। ठीक है, वायु और जल अजैविक कारक हैं। ठीक है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम बोलते हैं अजैविक कारक, जैसे वायु हो गया, जल। तथा जंतु परागकण के जैविक है, यानी जो जंतु होते हैं वह परागकण के जैविक कारक होते हैं। इनके आधार पर परागण को निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं या तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है वायु परागण। ठीक है, वायु परागण का मतलब क्या होगा, परागकण एक पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से नहीं, परागकणों का, देखिए फिर से सुन लीजिए, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी पौधा भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, पहुंचेगा किससे, वायु द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे वायु परागण। जल द्वारा होगा परागण तो उसे बोलेंगे जल परागण। और जंतुओं द्वारा होगा तो उसे बोलेंगे जंतु परागण। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग डिटेल में वायु परागण क्या होता है। ठीक है, यहाँ वायु परागकण नहीं रहेगा, परागण रहेगा। ठीक है, बना लीजिएगा। देखिए, पुष्पों में वायु द्वारा होने पर, यानी पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण, यहाँ पर देखिए पर परागण को वायु परागण कहते हैं और पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। कहने का मतलब ये आप यहाँ से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पुष्प लगा है। ठीक है, एक दूसरा पौधा है, यहाँ पे पुष्प लगा है। अब इसे ए मान लीजिए, यहाँ से बी मान लीजिए। तो अब यहाँ से परागकण निकल करके, ठीक है, परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे वायु परागण। किसके माध्यम से, वायु के द्वारा। ठीक है, तो वायु परागण बोलेंगे। और जो ये पुष्प है दूसरा बी वाला, वो वायु द्वारा परागित हुआ, यानी परागकण उसके आके दूसरे पौधे के परागकण आके इसके वर्तिकाग्र पर आए, तो इसे बोलेंगे वायु परागित पुष्प। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, यानी वायु द्वारा जो परागित होते हैं पुष्प, जिनमें परागण की क्रिया पर परागण की क्रिया वायु द्वारा होता है, उनमें कुछ विशेषता पाई जाती है। सबसे पहला चीज है कि आकर्षकहीन पुष्प, यानी जो वायु परागित पुष्प होते हैं वह आकर्षकहीन होते हैं। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। वायु परागण, ठीक है, पुष्प छोटे एवं आकर्षक रहित होते हैं। जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं वह काफ़ी छोटे होते हैं और आकर्षक रहित होते हैं, अर्थात यह ना तो चमकीले रंग के होते हैं और ना इनमें गंध होती है। यानी इसमें क्या होता है, ये छोटे होंगे, कौन सा, जो इनमें वायु परागण द्वारा पर परागण की क्रिया हुआ होगा। ठीक है,
तो वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, आकर्षक रहित होते हैं, यानी इनमें कोई रंग वगैरह नहीं पाया जाता है, ना ही गंध पाया जाता है। एकलिंगी पुष्प, वायु परागण पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं। ठीक है, यह या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं अथवा फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो प्रायः एक लिंगी होता है, उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, और ये कहाँ से निकलते हैं? तो पत्तियों के ऊपरी भाग से निकलते हैं या फिर पत्तियों के बनने से पहले ये पुष्प खिल जाते हैं। आगे है लंबे पुंकेसर पुतंतु। इसका मतलब क्या है कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके पुंकेसर काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे वह अपने पुष्प से बाहर निकल रहते हैं ताकि हवा का झोंका लगे तो वह पुष्प के परागकण हवा के सहारे उड़ जाए। ठीक है, आगे है लंबा वर्तिकाग्र। लंबा वर्तिकाग्र का मतलब कि इनकी वर्तिकाग्र लंबी होती है ताकि हवा के झोंकों से आया हुआ परागकण ऊपर ही आके टंग जाए मतलब चिपक जाए वर्तिकाग्र से। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में यहाँ से भी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और भी देख लेते हैं। अल्प विकसित व एक मिनट, अल्प विकसित वाह दल एवं दल, यानी कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके वाह दल होते हैं या फिर दल होते हैं वो काफ़ी कम विकसित होते हैं, यानी अल्प विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है? परागकण छोटे व शुष्क व हल्के होते हैं, यानी जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो परागकण होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, सूखे हुए होते हैं और हल्के होते हैं। हल्के नहीं होंगे तो हवा के झोंकों से जा नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा। आगे परागकणों की अधिक मात्रा, यानी जो परागकण होते हैं ऐसे पुष्पों में, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं उनकी संख्या काफ़ी होती है ताकि हवा के झोंकों से उड़े, कुछ तो नष्ट हो जाएंगे और कुछ जा करके वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। ठीक है, आगे मुक्त दोली परागकोश। मुक्त दोली का मतलब कुछ पेड़ पौधों के जो पुष्प होते हैं, पुष्प के जो पुंकेसर भाग होता है वो क्या होता है? लटका हुआ रहता है हवा में। ठीक है, जैसे देखिए घास एवं ताड़ू, ठीक है, ताड़ कहेंगे, घास एवं ताड़ आदि में पुष्पों की परागकण अपने पुतंतु पर झूलते रहें, अर्थात परागकोश का निवेशन मुक्त दोली प्रकार का होता है जिससे ये वायु में आसानी से झूल सके, यानी लटके हुए रहते हैं कहने का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका उदाहरण। किसका उदाहरण? तो वायु परागित पुष्प का। ठीक है, तो सबसे पहला जो उदाहरण है इसमें है मक्का में वायु परागण। तो मक्का में वायु परागण कैसे होता है आपको हम चित्र से समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मक्का। ठीक है, अब ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं ये इसका मेल पुष्प है। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ वाला देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ भी ले लेते हैं इसको यहाँ तक। ठीक है, ये इसका फीमेल पुष्प है, यानी मादा पुष्प है। ठीक, अब इसमें होता क्या, आप थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं, ये इसका मादा पुष्प है यहाँ से, और यहाँ भी आप इस चित्र में भी देख सकते हैं ये इसका मादा पुष्प है। किसका? मक्का का। ये आप जो बालनुमा संरचना देख पा रहे हैं यहाँ पर, बाल जैसे संरचना है, बहुत सारा पतला पतला, ये है आपका वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। अब जब हवा चलती है तो क्या होता है? अब ऐसे तो बहुत सारे पौधे होंगे, तब यहाँ से जो होता है ऊपर देखिए, जो ऊपर है वहाँ से परागकण हवा के सहारे आएंगे। ठीक है, आ करके धीरे धीरे परागकण इनमें चिपक जाएंगे, इसमें आके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर परागण क्रिया हो जाएगा, जिसके बाद आगे बनेगा जो भी उसकी प्रक्रिया होगी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं इधर पीडीएफ से, फिर इसके बाद हम आते हैं इसी पर। सबसे पहले बात करेंगे मक्का के पौधों में। ठीक है, नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर लगता है। जैसा कि आप देख लिए कि जो नर पुष्प है वह एकदम पौधे के शीर्ष पर है। ठीक है, और जो मादा है वह नीचे पत्ती से निकला हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है
जो पृथुपर्ण से ढका रहता है। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन सा पत्ती नुमा संरचना से यह ढका हुआ है। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हरा हरा जो है ना, यहाँ से थोड़ा छोटा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, इसे बोलते हैं पृथुपर्ण। ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखे। स्थूल मंजरी का मतलब जो फूला संरचना आप देख पा रहे हैं, इतना यहाँ से यहाँ तक फूला हुआ संरचना। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्थूल मंजरी। आगे समझते हैं इसमें। देखिए, मादा पुष्पों में रेशमी धागे के समान 25 से 50 सेमी लंबी वर्तिकाएं होती हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो बालनुमा संरचना आपको बताएं, ये वर्तिकाएं हैं। क्या है? वर्तिकाएं। और इसके अगले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। चलिए, आप इसके बारे में तो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। जो गुच्छों के रूप में पृथुपर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटकती रहती हैं। नर पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं तथा उनके पुंकेसर में असंख्य परागकण भरे होते हैं। परागकण कोशिकाओं के फटने पर परागकण बाहर निकलते हैं और वायु के झोंकों के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ परागकण हवा में लटके हुए रोम युक्त वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। इस प्रकार वायु परागण संपन्न होता है। परागकणों का अधिकांश भाग हवा में उड़कर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भाई जो पौधा है मक्का का, उसके ऊपर जो है वह नर पुष्प होता है, नीचे की तरफ जो होता है वह मादा पुष्प होता है। जो मादा पुष्प होता है वह पृथुपर्ण द्वारा ढका होता है। उसमें से 25 से 50 सेमी लंबी वर्तिकाएं निकली रहती हैं, जो कि हवा में लटकती रहती हैं। अब जैसे ही हवा का झोंका आएगा तो परागकण जो होंगे पुष्प के, वो पुष्प का जो ऊपर, पुष्प कह रहा हूँ, पौधे के ऊपरी भाग में जो नर पुष्प है, उससे परागकण निकल करके आके इससे चिपक जाएंगे और यहाँ पे परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जल परागण। नेक्स्ट है जल परागण। तब इसमें क्या होगा? जल परागण केवल जलीय पौधों में मिलता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। जो जल परागण क्रिया होगी किसमें होगी? तो जो जल में पौधे उगते हैं उनमें ऐसी क्रिया होगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अधोजल परागण, ठीक है, और दूसरा होता है अधिजल परागण। तो सबसे पहले हम समझते हैं अधोजल परागण क्या होता है। इसमें परागण की क्रिया, ठीक है, इसमें क्या होता है? परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। जैसे सेरिटोफिल्म, जैसे किसमें भाई? सेरिटोफिल्म में परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। ठीक है, जुस्टेरा में परागण सी के आकार के, यानी जुस्टेरा जो होता है, परागकण जो होते हैं सी के आकार के होते हैं तथा 250 माइक्रोन लंबे होते हैं। वर्तिकाग्र भी लंबा व खुला होता है। परागकण पानी पर तैरते हैं। जो परागकण होते हैं वो पानी पर तैरते हैं। आगे आपको चित्र से समझा देंगे। वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण करते हैं। परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र कुंडलित होकर इसके चारों ओर लिपट जाती है। आगे आपको दिखाते हैं चित्र। दूसरा है परागण जल की सतह पर होता है। कौन सा? अधिजल परागण सतह पर होता है। जैसे हाइड्रिला हो गया, वैलिस्नेरिया हो गया आदि पौधे एक लिंगी जल निमग्न पादप हैं। इनमें पुष्प जल के अंदर बनते हैं, परंतु नर जो पुष्प विकसित होते हैं पौधों से अलग होकर सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प पूर्ण रूप से विकसित होते ही पर्यंत लंबा हो जाता है और सतह पर आ जाता है। तैरते हुए नर पुष्पों से परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। अब इसमें समझना, ये तो आप लाइन बाई लाइन समझ लें। देखिए इसमें होता क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ऐसे जल भरा हुआ है, ठीक है, जल है, नीचे इसका पौधा रहेगा, ठीक है, ऐसे इसका पौधा रहेगा। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे पौधा का एक मेल पार्ट होगा नीचे की तरफ और फीमेल जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसमें से ये जब फट जाएगा तो इसके जो परागकण हैं, ठीक है, वो आके ऊपर ऐसे तैरने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद जो
फीमेल पार्ट है उसका वर्तिकाएँ जो होती हैं वो लंबी होकर के कहाँ पर आ जाती हैं, जल की सतह पर आ जाती हैं। तो परागकण इससे चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। चित्र से ये देखते हैं, जैसे आप देखिए वैरिस्नेरिया में जल परागण, जैसे हम मक्का में देखे थे वायु परागण, वैसे ही हम देख लेते हैं वैरिस्नेरिया में जल परागण। तो ये जली पौधा एक लिंगाश्रय होता है, यानी एक लिंगी होता है। इसमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं। यह तालाब की तली पर उगा होता है। नर पौधों में पुष्प स्थूल मंजरी पुष्प क्रम में जल के भीतर ही निकलते हैं। इससे पहले वायु वाले में मक्का में देखे थे तो वो फीमेल था, स्थूल मंजरी के रूप में कौन था, फीमेल था। और इसमें क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, याद रखना। मादा पुष्पों में पुष्प अकेले जल के भीतर ही निकलते हैं, लेकिन इनके पुष्प वृंत लंबे व कुंडलित होते हैं। मादा पुष्पों के पकने पर उनके पुष्प वृंत खुल जाते हैं, जिससे पुष्प पानी की सतह पर आ जाते हैं। स्थूल मंजरी से नर पुष्प अलग होकर पानी की सतह पर आ जाते हैं और मादा पुष्प के इधर उधर घूमते रहते हैं। मादा पुष्प के संपर्क में आने से पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं और लसदार परागकण बाहर निकलकर रोम युक्त वर्तिकाग्र से चिपक जाता है। ठीक है, आप यहाँ से समझिए। देखिए ये है आपका वैरिस्नेरिया का पौधा। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये इसका क्या है, नर भाग है, और ये आप जो देख रहे हैं वह मादा भाग है। तो ये जब परिपक्व होगा तो यहाँ से फट जाएगा, फट करके जो परागकण हैं वह देखिए ऊपर तैरने लगे। अब इसके बाद क्या होगा, जो फीमेल पार्ट होगा यानी वर्तिकाएँ होंगी वह लंबी होकर के देखिए ये जल की सतह पर आ गई। अब ये इससे परागकण क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आज इससे क्या हो जाएगा, परागण क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जंतु परागण, जो कि तीसरा है। तो इसमें क्या होगा, जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया होती है, जैसे कि कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, घोंघों द्वारा इत्यादि द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीटों द्वारा परागण, यानी कीट के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो उसे कीट परागण कहेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के कीट जैसे बीटल हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, बिना उड़ने वाले कीट सुलभ आदि कीट परागण के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ कीट दिन में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं, जैसे तितली, ततैया, मक्खी। ये दिन में उड़ करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगे। ठीक है, परंतु अन्य कीट रात में खिलने वाले पुष्पों पर जाते हैं, जैसे कि माथ है। माथ एक ऐसा कीट है जो कि रात में ही क्या होता है, खिलता है, सॉरी, खिलने वाले पुष्प पर जाते हैं, जैसे माथ। माथ एक तरह का पुष्प है जो कि रात में खिलता है। ठीक है, ये कीट इसको मत समझ लेना, माथ को। लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों अथवा मक्खियों द्वारा होता है, यानी कि 80% जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों और मक्खियों के द्वारा होता है। 20% में शव आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ये पुष्प है और दूसरा ये है। तो यहाँ से परागकण किसके माध्यम से, मधुमक्खी यहाँ पर बैठी होगी, जैसे कि यहाँ देखिए मधुमक्खी बैठी, इसके पैरों पे परागकण लगे होंगे और दूसरे पुष्प के पर बैठेंगे तो वर्तिकाग्र से क्या होगा, परागकण चिपक जाएंगे और परागण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पक्षी परागण। पक्षी परागण अब देखते हैं। पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, इनमें मकरंद है। गुंजन करने वाली चिड़ियों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, पक्षियों में कौवा हो गया, मैना हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आप थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया, बिग्नोनिया जो होता है पौधा या पुष्प, उसमें कौन सा परागण होता है, किसके द्वारा, तो गुंजन करने वाली चिड़ियों द्वारा। स्टेलेजिया में शहद वाली चिड़ियाँ, यानी जो शहद वगैरह पीती हैं। सेमल और पाकर में कौवा या मैना द्वारा परागण होता है। ये उदाहरण आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये चिड़िया है, इस पुष्प पे क्या कर रही है, अब इसको टच करेगी खाने पीने के चक्कर में, तो इससे जो होंगे परागकण क्या होंगे, इसके मुंह में लग जाएगा, यानी चोंच में लग जाएगा। अब ये जाएगी दूसरे पुष्प के पास। ठीक, तो वहाँ पे उसके वर्तिकाग्र से हो सकता है कि चिपके बैठे, तो वहाँ से परागकण इसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा और परागण की क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है घोंघा द्वारा परागण। इन पौधों में पुष्प क्रम स्थूल मंजरी होता है। मादा पुष्प इसके आधार पर तथा नर पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं।
इन पुष्पों में मादा पुष्प पहले पकते हैं, जिससे परागकणों को दूसरी स्थूलमंजरियों से, इसमें नर पुष्प भी पक चुके होते हैं, द्वारा परागण होता है। ठीक है, इसमें जैसे आप पढ़ लीजिएगा, जिमकंदी, गुलदाउदी, सर्पपादा। ठीक है, घोंघा परागण ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद है चींटी परागण, तो इसमें चींटियों द्वारा परागण होता है, जैसे कदम हो गया। आप यहाँ से चित्र देखिए, ये चींटी है यहाँ पर। अब ये इस पुष्प पर बैठी है अपना कुछ खाने पीने के चक्कर में। अब इसके पैर शरीर में लगेगा परागकण, और जाके दूसरे पौधे पर उसी तरह खाए पिएगी। अब यहाँ से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे और परागण हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है चमगादड़ द्वारा। तो चमगादड़ द्वारा देखिए किस में होता है, कचनार में और कदम में होता है। ठीक है, चमगादड़ रात्रि के समय निकलते हैं और कीट, फल, मकरंद तथा परागकणों की खोज में पेड़ पौधों पर जाते हैं। यह पुष्प की गंध द्वारा ही उन तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रंग देखने में असमर्थ होते हैं चमगादड़। तो ये किस में पाया जाएगा, कचनार और कदम में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि कृत्रिम परागण क्या होता है। थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा। कृत्रिम परागण देख लेते हैं। कृत्रिम परागण का मतलब मनुष्य द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है, आर्टिफिशियल। उसी को कैसे होता है देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कृत्रिम परागण में अपरिपक्व पुष्प से उसके पौधे पर लगे हुए चिमटी द्वारा समस्त पुंकेसर निकाल दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आप इस चित्र से समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसे बना देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए वर्तिकाग्र है, इससे बहुत सारे पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे पुंकेसर लगे हुए हैं। तो इसके पुंकेसर को चिमटी द्वारा निकाल लिया जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल वर्तिकाग्र बचेगी। क्या बचेगा, केवल वर्तिकाग्र बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है, इससे अन्य पौधों के पुष्पों के परागकण द्वारा परागण क्रिया न हो सके। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से पॉलीथीन से बांध देंगे। ठीक है, छिद्र रहे, ताकि परागकण बाहर से इसमें एंट्री न कर सकें। जायांग के परिपक्व होने पर, जब जायांग ये परिपक्व हो जाएगा, खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को ब्रश की सहायता से वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है। अब क्या होगा कि भाई दूसरे पौधे के जो परागकण होंगे उसे ब्रश से निकाल करके इसके पॉलीथीन को खोल करके इसके वर्तिकाग्र पर उसे चिपका दिया जाएगा। कुछ दिनों पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाएगा, और यही होता है कृत्रिम परागण। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कृत्रिम परागण में नहीं है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कृत्रिम परागण के लाभ क्या हैं। तो कृत्रिम परागण से फल के आकार और उत्पादित बीजों की मात्रा में सुधार हो सकता है। यानी कि कृत्रिम परागण से क्या लाभ होगा कि इससे वही आकार और उसके उत्पादित बीज की मात्रा में सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।